माँ बाबा के मरने के बाद अमित की 2 बहनें थीं, जिनकी खातिर वह लंदन चला गया तो पीछे से पत्नी के मायके वालों ने कब्जा जमा लिया। वह सास को पैसे भेज देता तो सास कहती, मैं बच्चियों की माँ बनकर उनकी शादियां करूंगी, और उल्टा उसने बच्चियों को नौकरानियां बना लिया। अक्सर बच्चियों के फटे कपड़े देखकर मोहल्ले वाले उनको अपने पुराने कपड़े दे देते। 2 साल गुजर गए तो सास और पत्नी ने एक बार भी बहनों से बात न करवाई, तो अमित को अजीब से ख्यालात आने लगे और वह रातों रात भागता हुआ आया। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो उसका कलेजा फट गया, क्योंकि सामने रेखा, मेरी बहनों का बहुत ख्याल रखना। मेरे माँ बाबा की मृत्यु के बाद मैंने इन्हें पिता बनकर पाला है। इन्हें कभी पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। दोनों बहनें भाई के साथ लगी रोए जा रही थीं। रेखा ने आगे बढ़कर दोनों बहनों को अपने साथ लगा लिया। कहने लगी, अमित, मैं तो इन्हें अपनी छोटी बहनों की तरह समझती हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इन्हें माँ की तरह पालूंगी। अमित की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे जब उसके दोस्त की वजह से उसकी नौकरी लंदन में लग गई। 6 महीने से रेखा का रवैया अपनी दोनों नंदों के साथ बहुत अच्छा था। जब से अमित के माँ बाप की किसी हादसे से मौत हुई थी, दोनों बहनें अमित के बहुत करीब हो चुकी थीं और वह भी इन्हें भाई से बढ़कर बाप की तरह संभालता था, बहुत प्यार करता था। और लंदन जाने की भी असल वजह यही थी ताकि वह इनकी शादी अच्छे तरीके से कर सके। बड़ी वाली बहन 19 साल की थी और छोटी 18 साल की। दोनों ही मिजाज की बहुत सादा थी। अमित जब जाने लगा तो उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थीं। खैर, वह दोनों बहनों को छोड़कर लंदन चला गया। पीछे से रेखा का कुछ दिन सपना और अंजलि के साथ रवैया बहुत अच्छा रहा। एक दिन वह कहने लगी कि हम तीनों औरतें घर में अकेली होती हैं और मैं भी जवान जहां हूँ और तुम दोनों भी। इस तरह अकेला रहना सही नहीं है। सारा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा भाई दूसरी कंट्री में है, यहाँ नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपनी माँ और भाई को बुला लूँ। उन दोनों बच्चियों को भला क्या एतराज हो सकता था, क्योंकि जितनी बार भी रेखा की माँ घर पर आई थी, बच्चियों के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाती थी। कुछ ही दिन में रेखा की माँ और भाई भी घर पर आ गए और वहीं रहने लगे। लेकिन उसके भाई की नजरें अच्छी नहीं थीं और ना ही उसकी संगत अच्छी थी। वह आवारा लड़कों में उठता बैठता था, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करता था। लेकिन सपना और अंजलि उन बातों को नहीं जानती थी। न वह कमाता था और ना ही उसे कमाने से कोई मतलब था। सारा दिन बस एक कमरे पर कब्जा जमाकर बैठा हुआ था और वह कमरा सपना और अंजलि का था। घर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए जब रेखा ने अपनी माँ को भाई को घर बुलाया तो सपना और अंजलि से कहने लगी कि तुम लोग मेरे ही कमरे में सो जाया करना, क्योंकि मेरा भाई अकेले कमरे में ही रहता है। अपना कमरा तुम लोग उसके लिए खाली छोड़ देना। दोनों पहले तो एक दूसरे को हैरत से देखने लगी, फिर अपनी भाभी को कहने लगी, भाभी, यहाँ हमारे कपड़े हैं, हमारी किताबें हैं, हम क्या क्या उठाएंगे। वह कहने लगी, सब कुछ यहीं रहने दो, रात की ही तो बात है, वह सो जाया करेगा, दिन में वह बाहर बैठ जाएगा। तुम लोग अपने कमरे में पढ़ लिया करना। एक कमरे में रेखा और उसकी माँ बेड पर सो गई और दोनों बच्चियों का जमीन पर बिस्तर बिछा दिया। यह देखकर दोनों बहनें बड़ी परेशान हुई थीं। उन्हें अपने कमरे की आदत थी, हालांकि एक ड्राइंग रूम भी इनके घर में मौजूद था। रेखा चाहती तो अपने भाई को वहां भी रख सकती थी। अगले दिन दोनों को कॉलेज जाना था। अंजलि भी 11वीं क्लास में थी और सपना 12वीं क्लास में पढ़ती थी। उन्हें सुबह सुबह उठकर कॉलेज के लिए तैयारी करनी थी। रेखा और उसकी माँ बेखबर सो रही थी। उन्होंने रेखा को जगाया कि अपने भाई से कहें कि कमरा खाली कर दे, क्योंकि हमें तैयार होना है, कॉलेज जाना है। वह कहने लगी, अरे तुम क्या सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो। जाकर दरवाजा खटखटाओ और बंटी से कहो कि कमरे से बाहर निकल जाओ। वह कमरे से बाहर चला जाएगा। बहुत शरीफ भाई है मेरा, और तुम लोग भी उसे अब भाई ही समझो। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों उठकर जब अपने कमरे की कुंडी बजाने लगी तो अंदर से चिल्लाने की आवाज आई, क्या तकलीफ है? सुबह सुबह किसे मौत आ रही है? जो दरवाजा धड़ धड़ बजाया जा रहा है। बंटी की धारदार आवाज सुनकर दोनों ही घबरा गई थीं। सपना ने हिम्मत करके कहा, बंटी भाई, हमें कॉलेज जाना है। वह कहने लगा, तो मैं क्या करूं?
कहने लगी, हमारा कमरा खाली कर दो, हमें तैयार होना है। वह कहने लगी कि यह अजीब मुसीबत है, दीदी तो कह रही थी कि यह कमरा तुम्हारा है। कहने लगा, अच्छा रुको। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला तो उसने सिर्फ लोवर ही पहनी थी, शर्ट और बनियान पहनने की भी जहमत नहीं की थी। यूं ही बेशर्मों की तरह दरवाज़ा खोल दिया। दोनों बहनों की नज़रें झुक गई थीं। फिर वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और जाकर लॉन्स के सोफे पर लेट गया। दोनों बहनें तैयार हुईं, अपनी किताबें उठाई। जब नाश्ता बनाने के लिए टीवी लॉन्स में आई तो वह सोफे पर वैसे ही सोया हुआ था। किचन लॉन्स में ही था। जैसे ही दोनों अपने लिए नाश्ता बनाने लगी तो खटपट की आवाज पर वह चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुम दोनों को चैन नहीं है, सुकून से सोने दो। दोनों ही घबरा गई, बिना नाश्ते के ही कॉलेज चली गई। जैसे ही कॉलेज से वापस आई तो दोपहर का 1 बज गया था। कॉलेज के नुक्कड़ पर ही उन्होंने आवारा लड़कों के साथ बंटी को भी खड़े देखा, जो आती जाती लड़कियों को छेड़ते थे। दोनों बहनें घबराती हुई गली से गुजरी थीं। जब घर पहुंची तो पूरा घर बिखरा पड़ा था और दोनों माँ बेटी नाश्ता कर रही थीं। रेखा कहने लगी, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई, मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है सुबह से, मैं तो दर्द से तड़प रही हूँ। अभी मैंने सर दर्द की गोली खाई है। ऐसा करो अंजलि, तुम किचन और घर की सफाई कर लो और सपना तुम खाना बना लो। दोनों बहनों ने बस कपड़े ही चेंज किए थे और घर के कामों में लग गई। दोपहर के 2 बज गए थे। भूखी प्यासी दोनों घर के कामों में बिजी थीं। सारा काम करने के बाद 4 बज चुके थे जब सपना ने रोटियां बनाई और अंजलि से कहने लगी, खाना खा लेते हैं, फिर बैठ के पढ़ लेंगे। जैसे ही वह रोटी खाने लगी, बंटी घर पर आ गया। वह लॉन्स में ही बैठी खाना खा रही थी जब उसने चिल्लाकर रेखा को बुलाया। रेखा अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। रेखा कहने लगी, क्या परेशानी है, क्यों चिल्ला रहे हो? कहने लगा, भाई यहाँ पर खुद ही खाना खाने का रिवाज है, क्या किसी को रोटी पानी नहीं पूछा जाता? थक हार कर बाहर से आया हूँ और कोई खाने को ही नहीं पूछता। उसका इशारा सपना की तरफ था। रेखा कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। फिर कमरे से बाहर आई, इन दोनों बहनों को रोटी खाते देखा तो कहने लगी, तुम लोगों को बस अपनी ही पड़ी है, मेरा भाई बाहर से आया है। क्या था अगर 2 रोटियां इसके लिए भी पका देती? सपना कहने लगी, भाभी मैं खाना खाकर बना दूंगी, हम भी कॉलेज से भूखे ही आए थे और अभी सारे घर के काम करके खाना खाने लगे हैं। यह कहना था कि रेखा की माँ जो वहीं पर बैठी थी वह बोली, कहने लगी, हाय राम, रेखा तेरी नंदों की तो बहुत ही लंबी जबान है। अरे क्या अमित आता, तब भी यह ऐसे ही जबान चलाती, क्या 2 रोटियां भाई को पका के ना देती? सही बात है, गैर भाई जितना भी कर ले गैर ही रहते हैं। बंटी तो इनको अपनी छोटी बहनें समझता है, लेकिन यह कहाँ इसके लिए रोटी बनाएगी? खैर मैं उठकर बना देती हूँ। मेरी बूढ़ी जान में अभी भी इतनी ताकत है कि अपने बेटे को 2 रोटियां डाल दूं। सपना ने खाना वहीं छोड़ दिया। कहने लगी, आंटी आप रहने दे, मैं बंटी भाई के लिए रोटी बना देती हूँ। वह उठकर किचन में चली गई। रेखा की माँ कहने लगी, बेटा 2 रोटियां मुझे भी पका दो और एक अपनी भाभी की भी बना देना, बेचारी के सर में बहुत दर्द है। सपना रोटियां बनाने लगी और बंटी वहीं अंजलि के बराबर में बैठ गया। प्लेट में सब्जी डाली और रोटी उठाकर खाने लगा। अंजलि थोड़ा पीछे हट गई। खाना खाने के बीच वह बार बार अंजलि का चेहरा देख रहा था। यूं तो दोनों बहनें ही खूबसूरत और मासूम थीं, लेकिन अंजलि ज्यादा खूबसूरत थी। बंटी की आंखें निडर होकर उसकी ओर देखने लगी। अंजलि उलझन का शिकार हुई थी। अंजलि ने अभी मुश्किल से आधी रोटी ही खाई थी। उसने बाकी की रोटी वहीं छोड़ दी और अपने कमरे में चली गई। सपना रोटियां बनाने लगी तो बंटी ने 2 की बजाय 4 रोटियां खाई थी। बेचारी किचन में ही थक गई थी। सब खाना खा चुके थे, लेकिन उसकी भूख मर चुकी थी। रोटियां बनाने के बाद जब वह कमरे में आई तो अंजलि रो रही थी। सपना उसके पास बैठ गई। कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? कहने लगी, भाभी का यह जो भाई है यह अच्छा नहीं है, मुझे अजीब अजीब नजरों से देखता है। हम अपना कमरा इनको क्यों दे? अब हमें पढ़ना है और देख लेना खाना खाते ही फिर यह कहने लगेगा, कमरा खाली करो, मुझे सोना है। भाभी इसे ड्राइंग रूम में क्यों नहीं शिफ्ट करती? वहां एक चारपाई बिछा दे, पूरा दिन वहीं पड़ा रहेगा।
कम से कम हम तो अपने कमरे में सुकून से उठ बैठ सकेंगे। अभी वह बात कर ही रही थी कि जब बंटी ने दरवाजा खोला और कमरे में आ गया और कहने लगा, तुम दोनों निकलो यहाँ से, मुझे सोना है। इस बार सपना ने उसे कहा था कि बंटी भाई हमें पढ़ना होता है, इसलिए प्लीज आप ड्राइंग रूम में जाकर शिफ्ट हो जाए। वह कहने लगा, बड़ी जबान चलती है तुम्हारी, अभी जाकर दीदी को बोलता हूँ। वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद रेखा आ गई। कहने लगी, क्या तुम दोनों ने बंटी को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा है? सपना कहने लगी, भाभी हमें पढ़ना है, आप ऐसा करें बंटी भाई को ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दें। वह कहने लगी कि पागल हो गई हो, ड्राइंग रूम मेहमानों के लिए होता है, वहां पर कोई नहीं रहेगा। वह कहने लगी, ठीक है फिर हम दोनों वहां जाकर पढ़ लेते हैं। वह कहने लगी, बिल्कुल नहीं, ड्राइंग रूम में कोई नहीं जाएगा, तुम लोगों को पढ़ना है तो टीवी लॉन्ज में पढ़ लो। बंटी दोपहर का बाहर गया था, थका हारा आया है, यह 2 घड़ी आराम भी नहीं कर सकता। इंसान को जरा तो शर्म होती है, लेकिन तुम तो शायद सारी शर्म ही भूल बैठी हो। रेखा ने उन्हीं को बातें सुनाई थी। दोनों बहनों ने अपनी किताबें उठाई और टीवी लॉन्ज में आ गई। बंटी उनके कमरे में चला गया। उन दोनों की जिंदगी दिन ब दिन बद से बदतर होने लगी थी। अब तो बंटी बिना झिझक किचन में आ जाता, कभी सपना के पास खड़ा हो जाता, कभी कहता, मुझे चाय बना कर दो। वह कहती, भाई आप बाहर जाकर बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर बाहर टेबल पर रख दूंगी। लेकिन वह कहता, तुम्हें क्या तकलीफ है, मेरी मर्जी, मेरी बहन का घर है, मैं जहाँ चाहूँ खड़ा रहूं। तो कभी अंजलि को अपने कमरे में बुलाता, कहता, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। रेखा ने तो हर काम से ही हाथ खींच लिया था, कोई काम नहीं करती थी। माँ बेटी दोनों बैठी टीवी देखती रहती थी और सारे कामों की जिम्मेदारी अमित की दोनों छोटी बहनों पर डाल दी थी। लेकिन बात बस यही तक नहीं थी। एक दिन तो बंटी ने वह हरकत की कि सपना सोच भी नहीं सकती थी। वह दोनों कॉलेज से वापस आ रही थी जब वह अपने आवारा दोस्तों के साथ खड़ा था। एक दोस्त ने अंजलि को सीटी मारी तो बंटी उसकी कमर पर कोहनी मारकर कहने लगा, इसे मत छेड़ना, यह मेरी वाली है। सपना कितने ही दिनों से यह बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। दबे शब्दों में 1-2 बार रेखा से भी कह चुकी थी कि आपका भाई आवारा लड़कों के साथ खड़ा होता है और आते जाते परेशान करता है, तो वह आगे से टाल जाती, कहती, बच्चा है, बड़ा होगा तो खुद ही समझ जाएगा। हालांकि वह 20 साल का था, छोटा बच्चा तो नहीं था। इस पर बंटी हंसने लगा, कहने लगा, हाँ हाँ इसे छेड़ सकते हो। उस लड़के को तो जैसे मौका मिल गया वह सपना के पीछे पीछे चलने लगा। कहने लगा, कहाँ जा रही हो? सपना खामोशी से चलती रही। अंजलि की भी रंगत उड़ी हुई थी। उसने अपनी बहन का हाथ जोर से पकड़ रखा था कि अचानक उस लड़के ने सपना का दुपट्टा पकड़कर खींचा। एक जोरदार थप्पड़ था जो सपना ने उस लड़के के मुंह पर मारा। यह देखकर बाकी लड़के भी हैरत से देखने लगे। वह कहने लगी, शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दुपट्टा खींचने की? शोर की आवाज सुन के आसपास के दुकानदार सपना के पास आ गए। सपना कहने लगी, यह लड़के कब से हमें परेशान कर रहे हैं, आते जाते हमें छेड़ते हैं और आज इस लड़के की इतनी हिम्मत हुई कि इसने मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की। ये सुनना था कि दुकानदारों ने भी उस लड़के को खूब मारा। बाकी के लड़के तो वहीं से भाग निकले। सपना और अंजलि जब घर पहुंची तो सपना ने अंजलि से कहा कि तुम कोई भी बात रेखा भाभी को नहीं बताओगी। उस दिन बंटी दोपहर को घर नहीं आया था, बल्कि रात को आया था और घर आते ही रेखा को बुलाने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी ननद ने अच्छा नहीं किया। अरे अगर उस लड़के से कोई तकलीफ थी तो मुझसे कहती, मैं उसे समझा देता। इसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है और उसको दुकानदारों से भी पिटवाया है। वह इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। रेखा कहने लगी, तुम्हें जरूरत क्या थी लड़कों के साथ उलझने की? अरे लड़कों का तो काम ही यही होता है, गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ना। सपना कहने लगी, उसने मेरा दुपट्टा खींचा था भाभी, और यह बात कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज मैं उसे थप्पड़ ना मारती तो कल तो वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। बंटी कहने लगा, ऐसे ही कुछ कर देता वह, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी, तुम मुझसे कह देती, मैं उसे समझा देता। सपना गुस्से से भरकर कहने लगी, तुम समझाते? तुम तो खुद उनके साथ खड़े होकर लड़कियों के साथ यही हरकतें करते हो।
हम इसलिए चुप थे कि हमारी भाभी के भाई हैं, वरना तुम्हारी हरकतें भी ऐसी ही हैं कि तुम्हें भी बीच बाजार में पीटा जाए। ये कहना था कि रेखा गुस्से से बोली, कहने लगी, बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। एक थप्पड़ रेखा ने सपना के मुंह पर मारा। अंजलि तो वहीं सहम कर खड़ी हो गई। सपना कहने लगी, भाई का फोन आने दो, मैं सारी हरकतें बताऊंगी अपने भाई को। आप इसे यहाँ से चलता करें, वरना मैं भाई से कहकर इसे इतने जूते पड़वाऊंगी कि ये याद रखेगा। हम कब से बर्दाश्त कर रहे हैं, घर के सारे काम भी कर रहे हैं, हमारा कमरा भी आपने अपने इस आवारा भाई को दे दिया है। ये हमारा घर है, हमारे भाई का घर है। अपनी माँ और भाई से कहें कि निकले यहाँ से। सपना हिम्मत दिखा रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। दोनों माँ बेटी ने उस रात अंजलि और सपना को खूब मारा। उनकी कॉलेज की किताबें चूल्हे पर रखकर जला दी। कहने लगी कि तुम लोगों को पढ़ने नहीं देंगे, तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगी। अमित का फोन आता तो रेखा और उसकी माँ सपना और अंजलि से उसकी बात नहीं करवाती थी। रेखा की माँ अमित से कहती कि मैं तो इनको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, माँ बनकर उन्हें प्यार करती हूँ और इनके बड़े अच्छी जगह रिश्ते भी करा दूंगी। तुम बस पैसे भेजो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन अब जवान हो गई है और इसके रिश्ते भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और देखो बेटा, अच्छे रिश्तों की भी एक उम्र होती है। लड़की की उम्र अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते। अमित ने अच्छे खासे पैसे अपनी सास को भेजने शुरू कर दिए। इन्हीं दिनों बंटी ने अपने उसी दोस्त से कहा कि अगर तुम सपना से बदला लेना चाहते हो तो अपनी माँ को हमारे घर सपना के रिश्ते के लिए भेजो, और हम यह नाटक करेंगे कि तुम कोई और लड़के हो और बड़े अच्छे घर से उसका रिश्ता आया है। जैसे ही तुम्हारा उससे रिश्ता तय हो जाएगा और तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, तुम फिर सारी जिंदगी अपने थप्पड़ का बदला उससे लेते रहना। लड़का फौरन मान गया और अपनी माँ को सपना के रिश्ते के लिए भेजा और उसको यह बताया कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, शरीफ है। सपना का रिश्ता उस आवारा लड़के के साथ पक्का कर दिया गया। सपना इस बात से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की कि वह अमित को मना कर दे कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फोन सिर्फ रेखा के पास होता था। अब रेखा अपने फोन से उनकी बात अमित से करवाती ही नहीं थी। जब भी अमित पूछता कि सपना और अंजलि कहाँ हैं, तो वह कहानी बना देती कि पढ़ रही है या सो रही है। अमित, वह तो कभी तुम्हें याद ही नहीं करती, कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि भाई से बात करवा दे। बस उन्हें तो यह जानना होता है कि भाई ने कितने पैसे भेजे हैं। मैं तो इनको महीने के 8,000 खर्च भी देती हूँ, फिर इसके अलावा उनके और भी खर्चे हैं, दहेज बनाना है। बस तुम कोशिश करो कि अपनी ड्यूटी डबल कर लो। जाहिर सी बात है, कमाओगे तो बहनों की शादी करूंगी और फिर जल्दी वापस आ जाओ। मैं कब तक सब्र करके बैठी रहूं? 6 महीने ही तो हमारी शादी को हुए थे और तुम बहनों की खातिर प्रदेश चले गए। फिर उसे सपना के रिश्ते की भी खुशखबरी सुना दी। लड़के की बड़ी तारीफें करने लगी। वह कहने लगा, देखो बहुत देखभाल करके मेरी बहन का रिश्ता करना। कहने लगी, हाँ हाँ, लड़का बहुत अच्छा कमाता है, सपना बहुत खुश रहेगी। वह कहने लगा कि तुम मंगनी तो कर दो, लेकिन शादी उसी वक्त होगी जब मैं वापस आऊंगा। रेखा कहने लगी, इसकी सास मंगनी की बजाय शादी करना चाहती है। हम शादी अभी कर देते हैं और विदाई उस वक्त करेंगे जब तुम जाओगे। पता नहीं क्यों अमित वहां बहुत परेशान था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि दोनों बहनें जो उससे इतनी मोहब्बत करती थीं, एक बार भी उससे फोन पर बात ना करे। इसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था, लेकिन इसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। वह चाहता था कि एक बार वह घर का चक्कर लगाए। वह रेखा से कई बार कह चुका था कि मेरी सपना से बात करवाओ, लेकिन वह नहीं करवाती थी। अब तो उसने इन दोनों बहनों को कपड़े तक बनाकर देने छोड़ दिए थे। वह हर वक्त पुराने कपड़ों में रहने लगी। अक्सर जब मोहल्ले वाले घर आते तो उन दोनों बच्चियों का हुलिया देखकर उन्हें तरस आने लगता। वह अपने कपड़े उन्हें दे जाते। एक बार जब उस आवारा लड़के की माँ घर पर आई और वह कहने लगी कि 2 महीने बाद मुझे शादी करनी है, विदाई उस वक्त ही होगी जब उसका भाई आ जाएगा।
इन्हीं दिनों बंटी भी अपनी माँ से यह कह रहा था कि उसकी शादी अंजलि से कर दी जाए, ताकि अमित आकर कोई फसाद न खड़ा कर दे। शादी हो जाएगी तो वह इस शादी को स्वीकार जरूर करेगा। यह बात जब अंजलि ने सुनी तो बहुत परेशान हो गई थी। सपना से भी उसने इस बात का जिक्र किया तो वह कहने लगी कि मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता उसके साथ नहीं होने दूंगी। उनकी कोशिश यही थी कि कभी उनके हाथ रेखा का फोन लग जाए तो वह अमित को सारी बात बता दे कि उनका घर से बाहर निकलना बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। रेखा हर वक्त उन्हें घर के कामों में लगाए रखती थी या फिर कमरे में बंद रखती थी। एक बार वह दोनों बहनें लॉन्स में सो रही थीं कि जब रात को देर से बंटी घर में आया था। दोस्तों ने आज उसे नशे का सिगरेट पिलाया था, इसलिए नशे से चूर था। घर के मेन दरवाजे की चाबी उसके पास थी। इसने जब अंजलि और सपना को सोते हुए देखा तो अंजलि के मुंह पर हाथ रख दिया। अंजलि फौरन से उठ गई। वह चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि बंटी ने उसके मुंह पर हाथ रखा था। वह उसे जबरदस्ती बाजू से घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि वह उसका हाथ हटाकर शोर मचाती, बंटी उसे अपने बेड पर धकेल चुका था और उसका ही दुपट्टा उसके मुंह पर बांध दिया। कहने लगा, यूं तो तुम मेरे काबू नहीं आओगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वह करूंगा कि तुम्हें मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ेगी और फिर तुम्हें बताऊंगा कि बंटी क्या चीज है। बहुत गुरूर है तुम दोनों को अपने हुस्न पर। तुम लोग मुझे बहुत बुरा समझती हो। आज तुम्हारी इज्जत को तार तार करके रख दूंगा। इससे पहले कि वह कोई गलत हरकत करता, बाहर की डोरबेल बजी थी। रात के 1 बजे का वक्त था। बंटी परेशान हो गया कि इस वक्त कौन हो सकता है। उसने अंजलि के दोनों हाथ भी बांध रखे थे और मुंह पर भी दुपट्टा बांध रखा था। उसे कमरे में ही छोड़कर वह बाहर आया। तब तक रेखा ने दरवाजा खोल दिया था। सामने अमित को देखकर वह तो हैरान रह गई थी। अमित घर के अंदर आया, कहने लगा, मैंने सोचा सरप्राइज दूं। यह देखकर तो बंटी की भी हवा उड़ गई थी। उसकी सास भी परेशान थी। अंजलि ने जब भाई की आवाज सुनी तो दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगी। सपना भी उठकर भाई के साथ लगकर रोने लगी। दरवाजे की आवाज सुनी तो अमित फौरन कमरे में गया। जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंजलि के मुंह पर और हाथों पर दुपट्टा बंधा देखकर तो परेशान हो गया। फौरन उसका दुपट्टा खोला तो वह रो रो कर बंटी की हरकतें बताने लगी। यह सुनकर तो अमित बहुत गुस्से में आ गया। उसने बंटी को मार मार कर उसे खून से लथपथ कर दिया। रेखा रोने लगी, कहने लगी, तुम्हारी बहन मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगा रही है। वह कहने लगा, मेरी बहन अपने हाथ और मुंह खुद ब खुद नहीं बांध सकती। फिर जब उसने छानबीन करवाई तो सपना का रिश्ता जिस लड़के से किया गया था वह एक आवारा लड़का था। उसने फौरन रिश्ता खत्म कर दिया। रेखा को भी उसके घर भेज दिया और अपनी दोनों बहनों के रिश्ते अच्छी जगह पर किए। रेखा से भी तलाक ले ली क्योंकि वह जानता था कि वह कभी उसके साथ अच्छे से नहीं रह सकती, क्योंकि ना तो उसकी माँ ने उसकी अच्छी परवरिश की थी, ना ही अपने बेटे की। वक्त रहते ऊपर वाले ने दोनों बच्चियों की इज्जत को बचा लिया था।